नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं वॉर रूम। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। यह बात हर हिंदुस्तानी मानता है, मैं भी, आप भी। लेकिन सवाल यह है कि पीओके फिर भारत के साथ अब मिलेगा कब? अब लगने लगा है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है। भारत पीओके को वापस अपनी सीमाओं में मिलाएगा और भारत उसकी तरफ अब बढ़ चला है। यह कैसे होगा, इस पर हम लोग आज बात करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है यह मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा, परसों ही प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में पीओके की बात की थी और उस वक्त उन्होंने बताया था कि कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने और उसकी सेनाओं ने मिलकर पीओके पर 1947-48 में कब्जा कर लिया था। और उस वक्त अगर भारत यूएन में ना गया होता, सीज फायर ना हुआ होता, तो पूरा कश्मीर आज हमारा होता, ये मसला ही नहीं होता। 78 साल बीत गए, पीओके को लेकर कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का प्रधानमंत्री भी पीओके की बात कर रहा है और आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो साफ साफ कह दिया कि बहुत जल्द पीओके खुद कहेगा, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं। रक्षा मंत्री ने आज दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि पीओके के लोग अब पाकिस्तान के कब्जे से अलग होकर वापस अपने हिंदुस्तानी भाइयों के साथ रहना चाहते हैं। और किसी भी क्षेत्र के इलाके की जनता, आवाम अगर यह तय कर ले कि उसे अवैध कब्जे से आजाद होना है, तो कोई ताकत, कोई सेना उसे रोक नहीं सकती। तो क्या पीओके एक दिन भारत में खुद ब खुद मिल जाएगा? क्या वहां ऐसे हालात बन गए हैं? वहां पाकिस्तान से आजाद होने की जंग कितनी तेज है और भारत इसमें क्या कर सकता है? आज इन सारे सवालों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपको पहले सुननी चाहिए, आज रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वह दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो सुना आपने, रक्षा मंत्री कह रहे हैं पीओके खुद कहेगा, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं और मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहां जाएगा। वो दिन कब आएगा, सवाल यह है। मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं आपके सामने। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, जाने माने पत्रकार, बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय, सर बहुत स्वागत आपका। और आपके अपने एम्बेसडर दीपक वोरा साहब हमारे साथ है। जय हिंद सर आप तीनों को। जय हिंद सर। और हमारे साथ एक आज बहुत खास मेहमान है, क्योंकि पीओके की बात होनी थी तो हमने आज इनवाइट किया अमजद अयूब मिर्जा साहब को, जो हमारे साथ जुड़े हैं। मिर्जा साहब जय हिंद।
जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय सिया राम। आई लव हिम, ही इज अमेजिंग, टोटली तो अमेजिंग। अब साहब देखें, अभी ये प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपको इतना तो पता लग गया, जज्बे में कोई कमी नहीं। यहां भारत में पीओके के लोगों से, भाई बहनों से मिलने की, उनको वापस अपने साथ उनको रहते हुए देखने की दिल की ख्वाहिश जो है, उसमें कोई कमी नहीं। सवाल यह है कि अब ये कैसे होगा, वो खुद अपने आप हो जाएगा या हमें कुछ करना पड़ेगा? इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। मैं आपको लेकिन शुरुआत में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है पीओके के बारे में। बाकी अमजद साहब आपको डिटेल में उसके बारे में और बताएंगे, मैं बस थोड़ी थोड़ी जानकारी जल्दी से शेयर कर रहा हूं। ऐसे यह आपके सामने पीओके का एक मैप है, वो चल रहा है। तो ये हमारा कश्मीर है, जिस मतलब जो हमारे हिस्से में है, उधर वो अक्साई चिन है जो चीन ने कब्जा कर लिया था। ये पीओके है जो पाकिस्तान के पास है, इसके नॉर्थ में गिलगित बाल्टिस्तान माना जाता है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जहां मुजफ्फराबाद है जो कैपिटल है। और वो शाक्सकाम वैली है, ये पीओके का ही हिस्सा होता था। इसको पता नहीं क्या समझ करके पाकिस्तान ने चीन को जो है गिफ्ट कर दिया। तो ये पहली बात हुई। आप अगर आप देखें कि पाकिस्तान पीओके की जो सीमाएं हैं, ये कहां कहां लगती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको किसी हिस्से को अपने देश में मिलाना है तो उसकी बाउंड्री, सीमाएं कहां हैं, ये तो हमको जानना ही पड़ेगा। तो इसके उत्तर में अगर आप जाएंगे तो वो अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान लग जाता है। दक्षिण की तरफ आएंगे तो आप पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है और इधर चाइना है। मतलब 4 देशों से सीमाएं पीओके की जो है वो मिलती हुई। आगे बढ़िए जरा, और अब आपको बताते हैं कि क्या डेमोग्राफी क्या है, वहां कौन कौन लोग रहते हैं। ज्यादातर मुस्लिम है, 99% से ज्यादा। ये जो मैं आपके सामने सीमाओं की बात कर रहा था, इससे आगे बढ़ जाएं अब। गिलगित बाल्टिस्तान माना जाता है कि वहां शियाओं की संख्या है, और जो बाकी पीओके का हिस्सा है वहां सुन्नी मुसलमान ज्यादा रहते हैं। और एक ये बात लगातार चिंता की बात है कि पाकिस्तान ने वहां की डेमोग्राफी को बदलने की बड़ी कोशिश की है, और पंजाबी सेटलर्स जो उसके अपने पंजाब के लोग हैं उनको वहां पर काफी बसाया। ऐसी भारत में सूचनाएं आती हैं, इसकी सच्चाई जो है अभी हमको मिर्जा साहब बता देंगे। अब जरा जनसंख्या की बात कर लें। टोटल जनसंख्या 54 लाख है पीओके की, पूरे पीओके की, पीओके गिलगित बाल्टिस्तान और बाकी हिस्से को मिला करके। तो जो निचला हिस्सा है, माना जाता है कि वो लगभग उसमें 40 लाख लोग रहते हैं, जो मुजफ्फराबाद वाली बेल्ट है। और गिलगित बाल्टिस्तान की आबादी का कोई पता एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा है, आबादी कम है वहां पर। 15 लाख से 20 लाख के करीब मानी जाती है कि वहां कुछ भी हो सकती है। वहां के लोग जो बोली भाषा बोलते हैं, अलग अलग किस्म की भाषाएं वहां पर बोली जाती हैं। करीब हम लोग यहां बात कर रहे थे कि वो पीओके का जो कश्मीर का हिस्सा है, वो यहां वैली वाला कश्मीर जो हमारी तरफ है, श्रीनगर वाला कश्मीर जो है, वहां ऐसी कश्मीरी नहीं बोली जाती। वो पंजाबी मिक्स कुछ भाषाएं बोलते हैं। इसके अलावा उनकी और पहाड़ी भाषाएं जो हैं वो और हैं, और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की तो अपनी ही भाषाएं हैं। तो अलग अलग भाषाओं वाला, अलग अलग एथनिसिटी वाला ये पूरा हिस्सा है जिसको आप पीओके कहते हैं। डेमोग्राफी की अगर आप बात करेंगे तो गिलगित बाल्टिस्तान में शीना, बाल्टी, बुरशस्की, इस किस्म की एथनिसिटीज जो है वो रहती हैं। अब ये एक बड़ा अहम मुद्दा है कि पीओके के बीच से पाकिस्तान ने चीन को सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को निकालने की अनुमति दे दी, जो कि काशगार चीन से शुरू होता है, उसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान में आता है पीओके, इस्लामाबाद और नीचे होते 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 कराची और ग्वादर तक जाता है, जो पोर्ट बना रहा है वो अपने बलूचिस्तान में, जिसकी वहां पर बहुत विरोध हो रहा है और बलोच लोग इसको बनने नहीं दे रहे। तो ये एक बहुत बड़ी अड़चन जो है वो पीओके को वापस लाने में आ गई, क्योंकि चीन इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करके वो इसका आप एक सेंस में आप कह सकते हैं कि वो भी एक पक्ष इसका बन गया है। हालांकि भारत इसको नहीं मानता। भारत ने हमेशा ये कहा है कि ये पूरा हिस्सा हमारा है, और भारत ने विरोध किया जब ये सीपेक कॉरिडोर वहां से चीन बना रहा था कि आप हमारे अधिकृत इलाके में से अनधिकृत तौर पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रोड वोड बना रहे हैं। लेकिन खैर, क्योंकि अभी वो हमारे कब्जे में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान ने उसको ये करने दिया। तो मैं अब पहले मिर्जा साहब के पास ही जाऊं। मिर्जा साहब, आज रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद कहेगा कि मैं भारत हूं, मैं वापस आया हूं। उन्होंने ये कहा हमारे ही भाई हैं, हमसे दूर कहां जाएंगे। वो ये कह रहे थे कि पीओके अपने आप भारत में मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा। और हाँ, बिल्कुल। मतलब है कि मैं तो समझो कि उन्होंने कहा खुद ही आएगा, मैं तो आ गया हूं, बाकी भी आ जाएंगे। और इसके लिए 2 लेवल्स पे हमने काम शुरू किया है।
एक तो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक मास कैंपेन शुरू कर रहे हैं हम, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे हम जो यूरोपियन यूनियन को एड्रेस कर रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन जो है उसको हम जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सारी सूरत हाल। जिस तरह इंडिया ने भी डेलीगेशन भेजे हैं अपने, तो इस तरह से हम अपना डेलीगेशन तैयार करके पीओजे का डेलीगेशन लेकर तो हम अब विजिट्स शुरू करेंगे बहुत जल्दी, और उसमें हम अपना केस खुद लेके जाएंगे कि हम इंडियन हैं और हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। और ज़रा सा ये और पाकिस्तान को बिखरने दें, पीओजे के खुद ब खुद आ जाएगा। पीओजे के लोग इंतहाई तंग है। पाकिस्तान तो चाहता है कि हिंदुस्तान फौजें भेजे और यहाँ पे युद्ध का माहौल बने, और फिर वो सारी दुनिया में ये कहे कि जी देखो इंडिया ने कब्जा कर लिया, हमला कर दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि भारतीय सेना का एक भी सैनिक जो है उसको कोई खराश भी आए पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को वापस हिंदुस्तान में शामिल करने के प्रोसेस में। तो ये पाकिस्तान के, लेकिन मिर्जा साहब आप ही की बात नोट कर रहा हूं, आपने जो भी कहा, अब मतलब पीओके के भारत में मिलने को लेकर पाकिस्तान के बिखरने तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिखर रहा है, वो बिखर चुका है। आपने 78 साल इंतजार किया है, थोड़ा सा और कर ले। 78 साल तक ख्याल नहीं आया, अब आप कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान के बिखरने का इंतजार करें। वो कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। बलूचिस्तान तो चला ही गया है, KPK भी जा रहा है, और सिंध बंद पड़ा है, तो ये बिखर रहा है। ये अभी जा रहे हैं, भीख मांगने का टूर इन्होंने लगाया है, और शहबाज शरीफ ने और हाफिज फील्ड मार्शल ने, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। काम जाहिर है ये मुल्कों में मतलब है शामिल होना खित्तों का, ये एक बहुत बड़ा काम होता है और इसमें टाइम लगता है। अब पहले ये प्रॉब्लम था कि इंडिया के जो बीजेपी गवर्नमेंट से पहले की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है पीओजे का, और अब वो बोल रहे हैं। तो चीजों को टाइम लगता है ना, ये कोई ऐसे थोड़ी है चीजें बढ़ चली हैं उस ओर, ऐसा आपको भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है। देखिए एक सवाल है, मैं जल्दी से एक ही प्रश्न हमारे तीनों जो मैंने उनसे पूछा, क्या बिना युद्ध के अपने आप पीओके भारत में मिल जाएगा, जैसा राजनाथ जी ने आज कुछ कहने की इशारा किया? नहीं, मुझे लगता है ये सपने वाली बात होगी। अच्छा, बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड संभव ही नहीं। आप जब जमीन लेने जाएंगे, हम आप दो भाई हैं, अगर झगड़ा हो जमीन का, तो जब तक हम उस पर कब्जा लेने नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि अपने आप ज़मीन चल के आ जाएगी, या वहाँ जो लोग हैं वो चल के, तो ये तो नहीं होने वाला। उससे हमको आसानी होगी। पीओके के लोग अगर हमारे साथ हैं, हमारे साथ मिलना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, तो हमको उस ऑपरेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, लोकल अगर विरोध नहीं है स्थानीय स्तर पर आपका, तो आपकी फौज के लिए, आपकी सेना के लिए बहुत आसानी हो जाती है। लोकल विरोध होने पर फिर बहुत मुश्किल होती है। आप अपने देश के अंदर ही देख लीजिए, पंजाब में मिलिटेंसी को हमने काबू में कर लिया क्योंकि आधी से ज़्यादा आबादी तो हमेशा हमारे साथ थी। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, 77 साल से चल रहा है। तो इसलिए जो है, अगर स्थानीय लोग आपके साथ हैं तो फिर आपके ऑपरेशन में बहुत सहूलियत हो जाती है। लेकिन ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। उसके भी आपको क्या लगता है कि मतलब पीओके के लोग चाहते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी चुपचाप बैरक में बैठी रहेगी? एक इसी सवाल का दो और हमारे मेहमान जनरल साहब, एम्बेसडर साहब जवाब देते हैं। जी एम्बेसडर साहब, बिना युद्ध के हो जाएगा पीओके? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है। मिर्जा साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर रहा हूँ। यू आउटस्टैंडिंग। आपको देख के बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब। थैंक यू। और आप सबके साथ सर, आपको यू आर एन आउटस्टैंडिंग एंकर, आपका चैनल बेमिसाल है। मैं ये बता देना चाहता हूं, युद्ध के बिना इट्स क्वाइट पॉसिबल। वो कब होता है सर? जब वो वहां पे मूवमेंट शुरू होगी, जैसा मिर्जा साहब कह रहे हैं, और पाक ये होता है सर ट्रेड ऑफ। ये मैंने सूडान में देखा है। मैं आपको बहुत संक्षिप्त रूप में बताता हूं। 41 साल दक्षिण सूडान के साथ गृह युद्ध चलता रहा, नॉर्थ सूडान साउथ सूडान की। फिर दारफूर में दंगा हुआ, तो सूडानीज आर्मी थक चुकी थी, बोले यार इस साउथ को जाने दो, दारफूर तो कम से कम हम रखे, साउथ चला गया। और अब दारफूर कह रहा है वो गया तो मैं भी जाऊंगा।
सो व्हेन दिस सिचुएशन अराइजेस कि आपको ट्रेड ऑफ चाहिए कि यार इसको रखने का क्या फायदा है, द कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग पीओके एक्सीड्स द बेनिफिट ऑफ रिटेनिंग पीओके, वो जाने देंगे उसको, क्योंकि वहां के लोग जाना चाहते हैं। सर अब मैं आपको दो और एग्जांपल दे देता हूं। एक तो टेक्सास का, आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का जो हिस्सा है, 19वीं शताब्दी में ये मेक्सिको का हिस्सा होता था और फिर अमेरिका ने इसको जबरदस्ती हासिल कर लिया। और जो वहां पे लोग सेटल्ड हैं, पूछिए आप मेक्सिको जाना चाहते हैं, अमेरिका बोलेंगे दिमाग खराब है, हम तो अमेरिका में बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं, पर कैपिटा देखो मेक्सिको क्या है। सिमिलरली फ्रांस, मेरी पहली पोस्टिंग थी कॉर्सिका, जेनुआ ने उसको बहुत सालों तक हुकूमत की, फिर फ्रांस ने उससे ले लिया। अब वहां के लोगों से पूछो वापस जाना चाहते हो उधर, यहां रहना चाहते हो, जेनुआ तब इटली का हिस्सा है, वो बोलेंगे जी फ्रांस में हम बड़े खुश हैं, हम कहीं नहीं जाना चाहते। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव टू रियलाइज। जब उन लोग देखेंगे कि भारत का जो कश्मीर है पर कैपिटा इज मच हायर, हमारे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम, ये वो कहेंगे हमें भी तो वैसा बनना है। फाइनली सर, अपने दिल से एक बात कहूं आपसे, प्लीज प्लीज। मैं मिर्जा साहब, देयर इज अ फैमिली फ्रॉम पीओके जो अमेरिका में रहते हैं, और कुछ साल पहले मैं भोजन पे गया था उनके घर न्यूयॉर्क में, तो वहाँ की मोहतरमा ने मुझे एक ताबीज़ दी है, ये मैं अपने हाथ में मैंने पकड़ी हुई है, और मुझसे बोली कि भाई साहब जिस दिन हम भारत का हिस्सा बन जाएंगे आप इसको अपनी कलाई पे बांध लीजिए। क्या बात है। और मैं क्या कह सकता हूं सर, इससे बड़ी चीज उनके जज्बात जो है। और बहन अगर आप ये प्रोग्राम देख रही हैं, जल्दी बांधूंगा इसकी कलाई। अब सवाल यही है सर, जो आपने कहा वो कॉस्ट अगर पाकिस्तान को समझ में आए कि ना भाई पीओके को ना रख के मैं बेहतर हूं, तो अपने आप ही छूट जाएगा। क्या वहां ऐसा माहौल वहां पर है, ऐसी जनभावना वहां पर है? मिर्जा साहब बताएं उससे पहले जनरल साहब, आप तो फौजी है सर, बिना फौज के काम होने वाला है। जनरल साहब को भेज देते हैं ना। देखिए ऐसे है कि जमीनी हकीकत देखनी पहले पड़ेगी, इसके पहले कि हम इसके जज्बातों में बह जाएं। ना कोई जज्बात नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। जमीनी हकीकत यह है कि किसी भी देश की जो वजूद है वो दो बातों से होता है, उसके पास जो लैंड मास है यानी ज़मीन, और उसके ऊपर जो पॉपुलेशन रह रही है। आज के जो ज़मीनी हालात हैं वो ऐसे हैं कि पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसके 3 स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान है, चाइना है और हिंदुस्तान है। अगर यूनिफिकेशन जैसे अभी एम्बेसडर साहब बोल रहे थे, मैक्सिको वाली बात या टेक्सास वाली बात, या हम इतिहास में देखते हैं वियतनाम का यूनिफिकेशन, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम का देखा हमने, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का देखा, ये हालात उससे बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है। दूसरी बात, तीसरा, 2 स्टेक होल्डर जो हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हम लोगों का एक इस पूरे ज़मीन और लोगों के साथ एक भावुक मिलाप है। लेकिन यहाँ जो तीसरा स्टेक होल्डर चाइना है, उसका यहाँ कोई भावुक मिलाप नहीं है। अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अलावा टोटल 3 स्टेक होल्डर्स में से भारत के पास तकरीबन 55% ज़मीन जो है पूरे JNK की हिंदुस्तान के पास है, कोई 35% के करीब जो है ये पाकिस्तान के पास है, और 15% के करीब जो है चीन के पास है। अगर आप अभी गलवान के इतिहास को ही देखें, 2020 में जो हुआ है, उसको देखते हुए ये साफ जाहिर है कि सक्शगाम वैली जो दे दी थी पाकिस्तान ने बहुत पहले, 47 मेरे ख्याल से 63 में दे दी थी, कोई 5,000 से ज़्यादा, 8,000 स्क्वायर किलोमीटर, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा सी है। तो उसके अलावा जो है चीन के पास, उसको मिला करके और अक्साई चीन को मिला करके चाइना के पास 15% जमीन ऑलरेडी है। मैं कह रहा हूं सर, सक्शगाम वैली और अक्साई चीन को एक थोड़ा अलग रखें, मान लें तो उसको अगर अलग रखते हैं, और बाकी जमीन, अब बाकी जो पीओके या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जमीन है, उसके ऊपर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया है चीन ने 2015 से लेकर के, जिसकी की लंबाई जो है तकरीबन 2000 किलोमीटर तो पीओके से चलती है, पीओके में बैठती है वो, और टोटल उनकी 52 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था, जो कि अब 62 बिलियन तक सुनने में आ रहा है कि इन्होंने कॉस्ट बढ़ा दी। आप कह रहे हैं चाइना के वहां इकोनॉमिक स्टेक्स हैं, वो कैसे ही काम चाइना की इकोनॉमिक स्टेक के अलावा चाइना का वहां पे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजिक स्टेक्स हैं। वो इसलिए कि चाइना को जो है इतनी ज्यादा इसकी अहमियत है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, कि जो वहाँ से साउथ चाइना सी से जो उसका ट्रैफिक है 28 दिन लेता है अगर यहाँ अरेबियन सी में पहुँचने के लिए, उसका 72 घंटे में जो है उसका सामान जो है ठीक है सर। अच्छा मैं चलिए ये बात में मिर्जा साहब से पूछ लेता हूँ। बहुत बड़ा
मुद्दा है, एक इम्पेडिमेंट है जो हम चाहते हैं वो काम होने में, एक रोड़ा है। मिर्जा साहब बताइएगा, सीपेक को लेकर के पीओके के लोगों की राय क्या है? तो मुझे वैसे भाइयों की, हमारे बुजुर्ग, हम बुजुर्ग तो क्या, मेरे बड़े भाइयों की जगह पे है और मैं बड़ा इनका एहतराम करता हूँ सबका, मैं इनको देखता रहता हूँ यूट्यूब चैनल्स पे। तो मुझे लेकिन लामहला एक पंजाबी की वो फ्रेज याद आ गई, हम कहते हैं कि मन हरामी हुजता टेर, यानी कि दिल ना किसी काम को करना चाहे तो फिर कई बहाने आ जाते हैं। Right. पहली बात तो ये है कि कोई चाहता है या नहीं चाहता, सब चाहते ये हैं। तो सवाल ही नहीं है, ये तो मसला ही नहीं है। POJK is an integral part and Gilgit-Baltistan as well is an integral part of India। तो यहाँ पे कोई चाहता है कि वो शामिल हो या नहीं चाहता वो शामिल हो, ये तय हो चुका था 26 अक्टूबर 1947 को, जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए। ठीक है, दूसरी बात, जनरल साहब बात कर रहे हैं कि जी जमीनी हकायक, तो मैं ये सवाल करूंगा कि आप कहां से जमीनी हकायक हासिल कर रहे हैं? मैं बैठा हूं ना जमीनी हकायक आपको बताने के लिए, आप कौन से जमीनी हकायक के ऊपर बैठकर ये फैसला कर रहे हैं अपने दिमाग में कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता या कैसे होगा? और स्टेक होल्डर, दो स्टेक होल्डर है बस, एक स्टेक होल्डर है भारत और एक स्टेक होल्डर है हम POJK के लोग। इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा चलिए फिर आप बताइए, मुझे जमीनी हकीकत बताइए पीओके की। पाकिस्तान इज एन ऑक्युपायर एंड वी विल फाइट विद पाकिस्तान। आप क्या समझ रहे हैं कि चाइना जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में वो कब्जा करके बैठेगा? जनाब, द्यामर भाषा डैम के बाहर हर रोज मुजाहरे होते हैं। चीन के खिलाफ जितनी नफरत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर पाई जाती है उसका आपको अंदाजा नहीं है। लड़ेंगे, हम खुद लड़ेंगे। POJK में पाकिस्तान, वो कहते हैं पाकिस्तान आर्मी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी। POJK के अंदर पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म में मार्केट नहीं जा सकती, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं। ये वहां पे पाकिस्तान का झंडा लगा के कोई मोटरसाइकिल के पीछे रैली में अकेला मोटरसाइकिल पे बाहर नहीं निकल सकता, कोई झंडा नहीं लगा सकता कहीं पाकिस्तान का। क्या बात कर रहे हैं? ये है जमीनी हकायक। जमीनी हकायक ये है कि वहां हर प्रदर्शन के अंदर आजादी के नारे लगते हैं। जमीनी हकायक ये हैं कि वहां पर 5 लाख आदमी मुजफ्फराबाद पे डिसेंड किया, यानी कि 40 लाख की आबादी में से 20 लाख हमारा बंदा बाहर बैठा है, 20 लाख पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, उसमें से 5 लाख पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, 15 लाख की आबादी में से 5 लाख आबादी, परसेंटेज आप खुद निकाल लें। मैं कहता हूं इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। हमने मई 2024 में इनकी पतलूने उतार के ढाका के मिसाल को सामने रखते हुए डडियाल चौक में, मीरपुर में डडियाल चौक में हमने इनकी पतलूने लगाई, वहां टांगी है। चला दीजिए ना। जी जी जी, वो मेरे पास कुछ तस्वीरें भी थी इसकी, मैं वही आप कह रहा था, चला दीजिए वो तस्वीरें। पतलूने भी पिछले साल खास तौर पर ये देखिए जमीनी हकायक। एक ये तस्वीर है। पाकिस्तान इज नॉट अ स्टेक होल्डर, प्लीज फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस। मुझे 10 सेकंड दीजिए मिर्जा साहब। ये तस्वीर देखिए, ये POK की तस्वीर है। नीचे से पाकिस्तान की गाड़ियां गुजर रही हैं, पहाड़ी के ऊपर लोग हैं और पत्थर मार रहे हैं। पिछले साल बहुत बड़ा एजिटेशन, जो मिर्जा साहब कह रहे थे, बहुत बड़ा एजिटेशन वहां पर जो है वो देखने को मिला था। गोलियां चल रही हैं, मतलब ऊपर से लोग फायर कर रहे थे, जो भी जिसके पास हथियार है फायर कर रहा है, हाथ में पत्थर है पत्थर मार रहा है, और नीचे से वो पाकिस्तान की आर्मी सिविलियंस के ऊपर गोलियां चलाई है। तो ये हालात थे वहां पे। इसे मिर्जा साहब कह रहे हैं जमीनी हकीकत कि पाकिस्तान का झंडा नहीं वहां लग सकता POK के अंदर, ये वहां के हालात हैं। अब ये एक सवाल मैं मिर्जा साहब से पूछना चाहता हूँ। एक डेवलपमेंट हुआ 2017 में, बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं हुई। 2017 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास हुआ कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। ये अचानक ये सब किया हुआ तो ब्रिटिशर्स का ही है। गिलगिट बाल्टिस्तान गया तो इसीलिए गया कि ब्रिटिश आर्मी नहीं होने दिया। हज को
तो क्यों ये प्रस्ताव पास, मतलब कोई उसका इट्स मीनिंगलेस। provocation नहीं कुछ इंडियन ओरिजिन के लोग थे, एमपीज, जिन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था, एंड देन दे मैनेज्ड टू परसुएड अदर्स। पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की कोई परवाह नहीं करता सर। मेरा ख्याल नेपाल पार्लियामेंट का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो तो खत्म हो चुका है। मुझे बताया, अभी आप कह रहे थे कि मैं आई जस्ट वांटेड टू ऐड, मिर्जा साहब आप अभी यहां पर हैं, आपको याद है सर 2012 में, अगर मेरी याददाश्त अभी सही है, कोहिस्तान में जो शिया को गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को जंडाला ने निकाला था, याद है सर आपको? 17-18 लोगों को धर्म के आधार पर मारा था, उनसे फजर के पढ़ने को कहा गया था, बच्चों को मारा था। जो पहलगाम में किया ना धर्म के आधार पर, वो आपके साथ किया था। और उस वक्त मूवमेंट चली थी सर, आई एम स्पेशल एडवाइजर देयर इन कारगिल, मूवमेंट चली थी कारगिल चलो। वहां के जो लोग आए थे कहने लगे वी आर सेफर इन कारगिल, सुनते जाइए, वी आर सेफर इन कारगिल देन वी आर जहां पे हम लोग रहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में। मैंने कहा भाई आपकी फौज नहीं है वहां पर, हमारी तो फौज कारगिल में है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बोले है। और सर मैं एक बाप हूं सर, ये मुझे शर्म आती है कहते हुए, जो उन्होंने मुझे बताया, जो लोग वहां पे थे, उन्होंने कहा हाँ फौज है, रात को हमारी बेटियों को ले जाते हैं, सुबह लौटा देते हैं। अरे शर्म करो तुम लोग, इंसान हो या, सॉरी सर माफी चाहता हूं मैं आपसे। तो ये जाएगा 100% जाएगा। 2012 में हम आपके साथ हैं। 16-17 लोगों को आतंकवादियों ने गिलगित बाल्टिस्तान में हाँ 2012 या 13, मिर्जा साहब कब की बात है? 12-13 साल हो गए इसको। 2006 में भी हुआ, 7 में, 12 में, ये तो चलता रहा। ये तो बहुत बाद में जाके जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं उनको समझ आया, और उन्होंने फिर ये एक फैसला किया कि हम कम्युनल बेसिस पे अब आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान लड़ाता है हमें शिया सुन्नी करके। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से बहुत सारे सुन्नी जो है वहां पे रिलोकेट किए गिलगित बाल्टिस्तान में, और वहां ताकि सुन्नी जो है इस्लाम है उसके आड़ में वहां पे दहशतगर्दी की जा सके। लेकिन देखें बात जो है ना, ऑन अ सीरियस नोट, बात यह है कि अभी भी वहां ये नारा लग रहा है, स्कर्दू कारगिल खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। अच्छा भाई नहीं लग रहा तो मेरा गिरेबान है और आपका हाथ है। मैं कहता हूं लग रहे हैं नारे। और जिसने ये नारा शुरू किया था शब्बीर मियार, वो आज जेल में है। अवामी एक्शन कमेटी जिसने 40 जमातों का, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओ हैं, उनका बुलाया था जिरगा 24 और 25 मई को, यह डिसाइड करने के लिए कि पाकिस्तान जो हमारे मिनरल्स के ऊपर कब्जा कर रहा है, इन ऑर्डर टू सेल अवर मिनरल्स एंड अवर गोल्ड एंड अवर यूरेनियम एंड एवरीथिंग एंड लिथियम टू पे ऑफ इट्स ओन डेट, इसको कैसे रोका जाए, इसके खिलाफ। मिर्जा साहब मुझे ये बताइए दो बातें। एक तो ये हम बहुत सुनते हैं कि पाकिस्तान ने वहां डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की है, पंजाबी सेटलर्स को वहां पर लाया है। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि वहां पर प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट भी है या नहीं? जाहिर है प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट तो है, वो नजर भी आता है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस को प्रॉपरली इवॉल्व नहीं होने दिया, क्योंकि यू हैव टू साइन, इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस, यू हैव टू साइन एफिडेविट कि यू सपोर्ट Kashmir's accession to Pakistan, you support the Nazariya Pakistan, which is two nation theory, and only then you can submit your papers to become a candidate in a for a public office or whatever. तो उसकी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं वो इलेक्शन लड़ते ही नहीं हैं, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और अब तहरीक इंसाफ, ये पार्टियां वहां पे एज यू नो उनका हिस्से के तौर पे वहां इलेक्शन लड़ती हैं। अब वहां पे बरादरीइज्म के ऊपर वोट डलता है, यानी कि लोग ये देखते हैं कि ये कैंडिडेट मेरी बरादरी का है या किस बरादरी का है, और इस बेसिस पे वहां पॉलिटिक्स होती है। वहां बरादरी पॉलिटिक्स हो रही है, वहां डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं हो रही। तो जो वोट डालने वाला है उसको तो कोई एफिडेविट नहीं भरना पड़ता ना, वो तो जाके वोट डाल देता है। तो इस तरीके से ये होता है। और फिर इसके अंदर 12 सीटें जो है वो महाजरों की हैं और फलां की है, और इस तरह से कर करा के तो ये प्रो पाकिस्तानी एक पार्लियामेंट यहाँ पे लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी जो है वो एंटी पाकिस्तान है, वो अलग होना चाहते हैं 100%। अच्छा ठीक है, ये 2-3 उदाहरण जनरल साहब, जैसे बांग्लादेश बना,
वहां पर मेजर रिवोल्ट Public- था, public आप swell, और आपकी सीमा लगती थी तो आप कुछ कर पाए Public वहां पर। swell, yes. लोग कहते हैं भाई बलूचिस्तान में बहुत जबरदस्त आजादी की लड़ाई चल रही है, मगर उनको सपोर्ट करने वाला वहां कोई नहीं है। टीटीपी हमारा भी हम भी नहीं, हमसे दूर है, और उसके नेबर्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं उनको उनके लिए कुछ करते हैं, वरना वहां भी कुछ हो जाता। तो ये जरूर आपकी यहाँ सीमा तो लग रही है। देखिए मिर्जा साहब के अगर हम इनिशियल कमेंट्स पे जाएं, जो इन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स में बात कही थी कि पाकिस्तान के बिखरने की बात इन्होंने बहुत मजबूती से बोली थी अभी पहले ओपनिंग कमेंट्स में। पहले हमारे इसी चैनल पे आपके प्रोग्राम में डिस्कशन जो होता रहा है उसमें हम पहले भी यही कहते रहे कि पाकिस्तान के बिखरते बिखरते वो इतना कमज़ोर हो जाए कि वो इस हिस्से पे बिल्कुल अपना कंट्रोल नहीं रख पाएगा, और वहाँ की जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो पब्लिक स्वेल है, जो पब्लिक प्रोटेस्ट है, जो पब्लिक का गुस्सा है, वो उस लेवल पे आना चाहिए। उसका एक थ्रेशोल्ड है, जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड वो क्रॉस करता है, तो उस टाइम पे भारतीय सेना जो है उसको नज कर सकती है। फिर उस समय जब हम जाएंगे वहां पे तो पब्लिक हमारे पास है, फौज वहां चली गई, फौज जो वहां हमारी भारतीय सेना जाएगी वो वहां की जो सुरक्षा की अरेंजमेंट है उसको काबू में करेगी, और पब्लिक हमारा साथ देगी, तो वो एक सिचुएशन बने तो ऐसा वो पब्लिक हो सकता सेंटिमेंट है। का थ्रेशोल्ड आना चाहिए, वो पब्लिक थ्रेशोल्ड आना चाहिए, और उस समय जो है भारतीय सेना का वहां जाना आवश्यक है। लेकिन बिना आर्मी एक्शन के, बिना आर्म फोर्सेस एक्शन के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भारत में विलय होना मुझे असंभव सा लगता है। फिर आज इसका की तारीख इसका में। एक छोटा सा जवाब दे दे मिर्जा साहब, क्या ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया, या आज का बलूचिस्तान जहां जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, आप वहां पाते हैं पीओजेके की स्ट्रगल को? पीओजेके की स्ट्रगल बिल्कुल डिफरेंट है, पीओजेके का ज्योग्राफिया डिफरेंट है, पीओजेके का इतिहास डिफरेंट है, इसलिए वहां की स्ट्रगल भी डिफरेंट है। ठीक है, देखिए बात यह है कि आप अगर बजिद है कि जी नहीं इंडिया की फौज ही जाएगी तो ये आज़ाद होगा, इंडिया की फौज ही जाएगी तो ये आज़ाद होगा, और थ्रेशोल्ड का इंतजार कर रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड तो आए कई दफा। थ्रेशोल्ड तो अभी 13 मई, 14 मई, 15 मई को मुजफ्फराबाद में पिछले साल इतना बड़ा थ्रेशोल्ड आया था, और एक स्टेटमेंट भी नहीं किसी ने देने की जुर्रत की उस वक्त। थ्रेशोल्ड का मसला नहीं है, मसला ये है कि अगर इंडियन फोर्सेस वहां दाखिल होती हैं तो फिर ये एक युद्ध बन जाता है, ये फिर लिबरेशन स्ट्रगल नहीं बन जाता। मेरे पास है इसका भी जवाब कि इंडिया को क्या करना चाहिए, और वो ये करना चाहिए कि जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं जिस स्टेज पे हम अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दें पाकिस्तान से, थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त पीओजेके का जो है रीजन पूरा इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान एंड पीओजेके, इंडिया सिर्फ इसको नो फ्लाई जोन कर दे कि ये नो फ्लाई जोन है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंडियन टेरिटरी। भाई इंडियन टेरिटरी के ऊपर किस लिए पाकिस्तान के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर और F-16 उड़ते हैं? तो वो जब स्टेज आएगी, वो भी मिर्जा साहब वो भी तो युद्ध ही होगा ना। आप नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दीजिए, पाकिस्तान थोड़ी उसको मान लेगा, फिर भारत जवाब देगा, होगा तो युद्ध ही। मैं इसमें एक चीज, मिर्जा साहब प्लीज बेयर मी आउट, हम लोग चाइना की बात कर रहे थे एज ए स्टेक होल्डर। बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट जो है आज़ादी की वहां पर कई सालों से चल रही क्षमा कीजिए, इट वॉज अ लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट। अब वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि आपके जो मित्र हैं ना वो बीजिंग टिंग टोंग पिंग पोंग के लोग, वो पहुंच गए बलूचिस्तान कि टाइगर हमारा चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमिक कॉरिडोर आपके एरिया से होता हुआ जाता है, तो हम तो आपको बहुत पसंद करते हैं, डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट। अगर आप अलग हो जाते हो इस्लामाबाद से तो हमारा क्या जाता है, इस्लामाबाद है कहाँ, वो कि साउथ अफ्रीका में है, अब हो अलग, वो हमें कुछ मत करना। सेम थिंग तालिबान के साथ, याद है सर वो बरादर शादार को बुला लिया था जब तालिबान 2 आ रहा था, अरे आप तो पिविटल फोर्स हैं, डार्लिंग डार्लिंग, क्योंकि पहले तालिबान 1 में पाकिस्तान ने कहा था कि मैं आपके लिए मध्यस्थता करूंगा, नहीं कर पाए, तालिबान ने ठोका उनको, तो अब डायरेक्टली वो बात कर रहे हैं। द सेम विद बलूचिस्तान। सर डू यू थिंक चाइना केयर्स अबाउट पाकिस्तान, अबाउट इस्लामिक पाकिस्तान? इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अभी नहीं बनी है, उनको सिर्फ चाहिए एक चमचा, और अगर बलूचिस्तान की जो नेचुरल रिसोर्स 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 100 मिलियन जो मर्जी फिगर लगा दीजिए, किसको मालूम है कितना है। सर अब प्रदीप जी आप पर जिम्मेदारी है ये सारे चर्चा को समाप्त करने की, एक निष्कर्ष। मैं ज्यादा बोल गया, माफी चाहता हूं। नहीं, दर्शकों को एक निष्कर्ष तो मिले आज हमने जो बात की है उसका। पहला सवाल था बिना युद्ध के होगा क्या? नहीं, देखिए जो बात मिर्जा साहब ने कही, आप
पाकिस्तान को याद कीजिए, बांग्लादेश में आखिर भारत की आर्मी को घुसना पड़ा कि नहीं है? वहां भी मुक्ति वाहिनी थी, वहां भी अपराइजिंग थी, लाखों लोगों को टैंक चलाकर मरवा दिया पाकिस्तान ने। इसके बावजूद लोग जो है खड़े रहे, लेकिन उस सब के बावजूद जब तक भारत की फौज नहीं पहुंची तब तक बांग्लादेश को आज़ादी नहीं मिली। तो इसलिए ये ठीक है, ये अगर वहां के लोग साथ होंगे तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मक्खन में छुरी चलती है, वैसे हमारी सेना जाएगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन अगर बिना सेना के हम ये सोचें कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा और पाकिस्तान जो है अपनी जान छुड़ा लेगा, जाओ जाते हो जाओ, ऐसा होता तो आतंकवाद खत्म हो चुका होता। पाकिस्तान कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है, इसके बावजूद वो रुका क्या? ठीक है, तो वो तो सच्चाई स्वीकार करने को कभी तैयार ही नहीं होता। वो अभी उसके 11 एयरबेस जो है तबाह हो गए, कह रहा हम जीत गए। तो वही बात कि भाई जो रक्षा मंत्री ने कही कि वहां ऐसे हालात हैं, वो सब लोग जो हैं भारत के साथ मिलना चाहते हैं, और उसको जब एक शब्द दिया थ्रेशोल्ड, जनरल साहब ने, वो उस जगह पहुंच जाए तो फिर ये काम आसानी से हो सकता है। अब मिर्जा साहब बहुत जल्दी हो जाएगा, वादा है एक पठान का। ठीक है, मेरे तो पुरख 25 नवंबर 1947 से मीरपुर में वेट कर रहे हैं। 20-25 हजार हमारे हिंदू नेबर्स जो है वो मारे गए इसी इंतजार में कि नेहरू साहब जो है वो फौज भेज रहे हैं। हमारे जो डेलीगेशन उनको मिलने गए, उनको बोलते थे शेख अब्दुल्ला से जाके बात करो, तो वो हम तो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूं बात, देखिए फौज आ जाए बेशक, मुझे कोई इतराज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो काम होगा ये पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के लोग खुद करेंगे। जी बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं। कवर चाहिए, एयर कवर चाहिए और थोड़े से ड्रोन दे दो हमें, बस, और क्या है। मिर्जा साहब, अपने आप होगा या भारत करेगा कोच, होगा जरूर, इसमें अब कोई शक रह नहीं गया है, ये तो अब तय है। बहुत शुक्रिया अयूब मिर्जा साहब, आपका एम्बेसडर, आपका जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए, बहुत शुक्रिया।